Hello, friends. All the CBSE affiliated school principals and the teachers associated with registration and LOC work of classes 9th, plus 1, 10th, and 12th. Also, the students who are appearing in these classes and their parents. ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्लासेस 10th एंड 12th का LOC फाइनलाइजेशन चल रहा है। और इसी के साथ सीबीएसई ने क्लासेस 9th और प्लस 1 का रजिस्ट्रेशन का सर्कुलर भी रिलीज कर दिया है। ये वही सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। 11 सितंबर 2025 को ये सर्कुलर रिलीज हुआ था। दिस सर्कुलर इज रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ registration data of candidates for classes 9th and +1 25-26। इसके साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन है। दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द करेक्ट सबमिशन of students' data. All the principals are requested to please read it, understand, and take necessary action. So ये वीडियो जो है और ये सर्कुलर है स्पेशली प्रिंसिपल्स के लिए, सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीबीएसई ने ये एड्रेस भी स्कूल प्रिंसिपल्स को ही किया है। So I hope all the CBSE affiliated school principals will read this circular very well. एंड अगर पढ़ने में टाइम उनको ज़्यादा लगता है तो मेरा वीडियो वो देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सर्कुलर वर्ड बाय वर्ड। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें वो सारी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। CBSE says registration for students in classes 9th and +1 is a significant process that helps CBSE in advance planning for holding classes 10th and 12th examinations of the students in the forthcoming year. Another important aspect of the registration is to communicate the student's personal particulars to the parents so that in case there is any mistake in the personal details of the students concerned, the same may be corrected immediately. So एक तो सीबीएसई 9th और +1 के रजिस्ट्रेशन को 10th और 12th के प्रेपरेटरी स्टेप के तौर पे देखता है। दूसरा, बच्चों की मार्कशीट्स में जब 10th और 12th के बाद मार्कशीट्स इशू होती हैं उसमें कई पेरेंट्स तब ये रियलाइज करते हैं कि उसमें कुछ एरर्स रह गए हैं, कोई स्पेलिंग्स या डेट ऑफ बर्थ वगैरह के एरर्स, जिसके लिए वो फिर वो स्कूल्स को अप्रोच करते हैं कि आप इनको प्लीज रेक्टिफाई करवा दीजिए। उस टाइम पे वो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बोर्ड इस सर्कुलर में बार बार ये एम्फसाइज कर रहा है कि 9th और +1 की रजिस्ट्रेशन फाइनल करने से पहले स्कूल्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के टीचर्स सभी मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर ये इंश्योर कर दें कि जो भी डाटा अपलोड किया जा रहा है वो करेक्ट है, सो दैट देर आर द लीस्ट चांसेस ऑफ एनी एरर्स एंड रिक्वेस्ट फॉर करेक्शंस इन फ्यूचर। सो कोई भी मिस्टेक अगर पर्सनल डिटेल्स में है, स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल में, तो वो इमीडिएटली करेक्ट की जाए बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 9th एंड +1। ये सबसे इंपॉर्टेंट एम है सीबीएसई का इस सर्कुलर को इशू करने के साथ साथ। दिस विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस shall start as per the schedule given in annexure A। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद। डेट वाइज शेड्यूल पूरा दिया हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, कैसे एंड होगी। Registration of candidates will be done through Pariksha Sangam link given on the CBSE website। सीबीएसई मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको परीक्षा संगम का लिंक मिलेगा। परीक्षा संगम में प्री एग्जाम एक्टिविटीज मिलेंगी, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन 9th और +1 की कर पाएंगे। CBSE has introduced a few new changes in this year which include, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यू चेंजेस हैं उस पे आपको ध्यान देना है, ये चेंजेस कहीं ओवरलुक ना हो जाए। आपकी जानकारी के लिए एक बार कोशिश करता हूँ परीक्षा संगम भी आपको दिखाई देता हूँ कि अभी ये टैब ओपन हुई है या नहीं। ये है परीक्षा संगम सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब इसे हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि टैब अभी जो प्री एग्जाम एक्टिविटीज में 9th और +1 की टैब है,
वो एक्टिवेट हुई है या नहीं। स्कूल्स का आप लॉग इन करेंगे, प्री एग्जाम एक्टिविटीज, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर 9th and +1, देखिए ये टैब ग्रीन हो चुकी है। ग्रीन हो गई है तो मतलब ये ओपन भी हो सकती है। कुछ दिन पहले तक ये टैब रेड थी। जो टैब्स रेड होती हैं वो ओपन नहीं होती हैं, मगर जो ग्रीन होती हैं वो ओपन होती हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और जो ब्लू होती हैं वो फॉर एवर ओपन रहती हैं। तो ये इस टैब को क्लिक करके भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो मतलब स्कूल यहाँ पे लॉग इन करके 9th और +1 की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है। सो लेट्स गो बैक टू आवर सर्कुलर। So it says, as per implementation of NEP 2020, the Central Board of Secondary Education has notified about the conduct of two board exams for class 10th students through notification this dated 25th June 25. The significant change in the examination pattern demands comprehensive planning, robust coordination, and seamless execution at all levels of the stakeholders. The CBSE has decided to link the APAR ID of the candidates for both classes 9th and +1 registration data of the schools situated in India. In this regard, instructions issued by CBSE are annexed at Annexure J. Be seen for compliance, please. तो ये एक ही बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस इशू को। अब आर आई डी सीबीएसई ने 10th and 12th के लिए भी मैंडेटरी की थी, मगर उसके बाद एक ये सर्कुलर इशू हुआ था 9 सितंबर को, जिसमें सीबीएसई ने क्लियर कर दिया था कि पार्शियल रिलैक्सेशन दे दी गई है एलओसी डाटा के लिए, क्वेश्चन 25-26। एलओसी डाटा मतलब 10th and 12th के लिए ये रिलैक्सेशन दे दी गई थी। 9th and 12th की, 9th और +1 की रजिस्ट्रेशन होती है, एलओसी नहीं होती, इसलिए ये सर्कुलर 9th और +1 पे भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट क्लासेस 10th and 12th। यहाँ पर सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया था, considering time-bound nature of the activities related to submission of LOC for classes 10th and 12th, the schools are directed to take following actions. अब RIDs अगर जनरेट नहीं हो रही हैं तो बिकॉज ऑफ डिनायल ऑफ कंसेंट बाय द पेरेंट्स, तो स्कूल्स अपार आईडी वाले कॉलम में रिफ्यूज लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में एलओसी में। और अगर अपार आईडी जनरेट नहीं हो रही किसी और रीजन की वजह से, नॉट बीइंग जनरेटेड, तो स्कूल्स नो जन लिख सकते हैं उसी कॉलम में। बाकी सारे केसेस में जहां पे अपार आईडीज बनी हुई हैं वहां पे इंडिकेट होनी चाहिए। सो नहीं बनी जिनकी, उनके लिए सीबीएसई ने 10th and 12th के लिए तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे कि मैंडेटरी नहीं है। अब ये सेम चीज 9th और +1 के लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। तो अब ये जो न्यू स्टेप्स टू इंश्योर करेक्ट डाटा एंड सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशंस आर पिक्ड व्हाइल फिलिंग रजिस्ट्रेशन, क्या क्या है। सबसे पहली है जनरेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन स्लिप। ये स्लिप पहले नहीं आती थी, इट इज द फर्स्ट टाइम कि कोई इस तरह की वेरिफिकेशन स्लिप सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है। आफ्टर द लास्ट डेट, a data verification slip will be generated by the schools for each candidate। हर कैंडिडेट की इंडिविजुअल डाटा वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट होगी। इन केस इफ द डाटा, दैट इज कैंडिडेट्स या मदर या फादर या गार्जियन नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट ऑफर्ड, कोई भी चीज is found wrong by the school or candidate or the parents, CBSE will allow the same to be corrected from 14th November 2025 Friday have seen to 28th November 2025 Friday again।
तो 14 से लेकर 28 नवंबर तक इवन डाटा फाइनलाइजेशन होने के बाद भी करेक्शंस पॉसिबल होंगी। नाउ आई डोंट नो इसके चार्जेस होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे, लेट्स सी आगे अगर सर्कुलर में है तो। बट ये भी एक वेलकम स्टेप है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि कई बार सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद जब डाटा फाइनलाइज कर दिया जाता है, फी पेमेंट हो जाती है, तो भी कुछ एरर्स रह जाते हैं। इस केस में हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना डाटा वेरिफिकेशन स्लिप एक जनरेट हो जाएगी, तो वो हर कैंडिडेट और उसके पेरेंट्स इंडिविजुअली अपने सारे पर्टिकुलर्स उस स्लिप पर भी चेक कर पाएंगे, और करेक्शन अगर रिक्वायर्ड होगी तो 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक करेक्शन की जाएगी। No correction will be allowed by the board once this process and period is over। यानी कि 28 नवंबर के बाद बिल्कुल भी कोई करेक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप्स विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कूल फॉर डाउनलोडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। जो ये डाटा वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन स्लिप्स हैं, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्कूल्स को अवेलेबल होंगी, दे कैन डाउनलोड फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ। These registration slips will be provided to the students by the school for safekeeping for future LOC filling। LOC में भी जब डाटा डिटेल्स फिल करनी है, वेरीफाई करनी है, क्रॉस चेक करनी है, तब भी ये रजिस्ट्रेशन स्लिप्स जो हैं वो काम आएंगी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टूडेंट्स को दे देनी है, खुद भी हम एक कॉपी रख सकते हैं for future purpose। As submission of registration data by adhering to the schedule is very important, the schools are therefore requested to plan that timely submission of data of the candidates apart from following the schedule। So pre registration प्रोसेस जो है उसको भी स्ट्रीमलाइन करना है, ये सीबीएसई चाह रहा है सभी स्कूल प्रिंसिपल से। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द डाटा फील्ड इज इन एब्सोल्युटली correct। In this regard, the board has already informed the schools to keep the correct data ready so that at the start of the registration process, the correct data for registration is submitted within schedule। So, एक्सेल शीट्स बनाकर करेक्ट डाटा पहले से ही रेडी रखा जा सकता है, बोर्ड ने रादर बोल दिया था। आई होप सभी स्कूल्स ने रख भी लिया हुआ, सो दैट दे कैन सिंपली सी दोज एक्सेल फाइल्स एंड फिल और कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम दोज एक्सेल फाइल्स। एक्शंस as given below to be taken for registration of students on the registration portal। क्या क्या एक्शन लेने हैं? There are many important pieces of information without understanding which the schools will not be able to register correctly। It is therefore requested that a meeting be convened by the principal with the persons or the teachers assigned the responsibility to complete the registration। हर स्कूल में कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। उसके लिए प्रिंसिपल को उन सबके साथ पहले से एक मीटिंग अरेंज करनी है। इन दिस मीटिंग दिस सर्कुलर टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं समझा रहा हूं उसके साथ ये सर्कुलर डिटेल में पढ़ना है, उन सभी को एक्सप्लेन भी करना है जो भी असाइंड है इसके लिए। The following actions are to be taken for registration of students in classes 9th and +1। सबसे पहला एक्शन A point, the various details about the candidates are required for the registration of classes 9th and +1, and without understanding it correctly, school will not be able to register the students correctly। It is therefore requested to that a meeting be convened with the following। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है? कौन कौन होगा मीटिंग में? क्लास टीचर्स जिन्होंने डाटा कलेक्ट करना सभी स्टूडेंट्स का, कोई भी ऑफिशियल जो इन्वॉल्व है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है सीबीएसई पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए, मेन ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबल है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और कोई भी ऑफिशियल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। ये सब मीटिंग का पार्ट होने चाहिए। A briefing meeting may also be convened with the students of 9th and +1 classes to inform the following। बच्चों के साथ भी प्रिंसिपल्स या फिर ये टीम मेंबर्स जिनके साथ प्रिंसिपल ने ऑलरेडी मीटिंग ले ली है, वो एक मीटिंग कर सकते हैं 9th और +1 के बच्चों के साथ, और उसमें क्या क्या बताएंगे उनको? द इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट डाटा फॉर रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट सब्जेक्ट नेम्स in the registration, role and responsibility of the students and their parents in the submission of correct data,
एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग सबमिशन ऑफ डाटा। अगर डाटा रॉन्ग सबमिट हुआ तो क्या नतीजा होगा, ये सब कुछ स्टूडेंट्स को समझाना है। सी पॉइंट में कम्युनिकेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट डाटा of the students, correct subjects offered, consequences of the mistakes committed, and the role and responsibility of the parents in accurate submission of the data in registration to be sent to the parents. So तीन स्टेप बिल्कुल क्लियर हैं। पहला स्टेप है ए, जिसमें आपने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड स्टेप में आप खुद या वो स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको इम्पोर्टेंस समझाएंगे। और तीसरे स्टेप में आपने पेरेंट्स को रिटर्न में कम्युनिकेट करना है कि इन सभी एरर फ्री सबमिशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर मिस्टेक्स हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। Only those students shall be allowed to appear in classes 10th and 12th board examinations in session 2026 whose names will be submitted through the online process of submission of registration data explained in the circular. So principals ने क्या ensure करना है? Principals of the schools should ensure that, principals ध्यान से देख लें और सुन लें, students sponsored are their own regular and bona fide candidates only. No bona fide student's name is left under unregistered. Students are not from any unauthorized or unaffiliated schools. Students are regularly attending classes in your schools. Students are not registered with any other school education board in addition to CBSE. Students are eligible for admission in classes 9th and plus 1 and will appear in classes 10th and 12th board examinations in subsequent years as per the provisions of examination bylaws. In case the students of class plus 1, it may be specifically ensured that the students have passed and cleared all subject examinations of their class 10 examination and has been declared pass by the concerned board. The students have passed their class 10 examination from a recognized school education board only, and there is a gap of 2 years between classes 10th and 12th. तो ये सब कुछ प्रिंसिपल से इंश्योर करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टूडेंट सारे के सारे आपके अपने बोनाफाइड कैंडिडेट्स होने चाहिए, किसी भी और अनऑथराइज्ड या अनएफिलिएटेड स्कूल से नहीं होने चाहिए, रेगुलर अटेंडिंग होने चाहिए। डमी एडमिशंस को प्रिवेंट करने के लिए सीबीएसई ने एक स्टेप लिया है। स्टूडेंट्स किसी और सीबीएसई को छोड़ के किसी और बोर्ड के साथ पहले से रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, कोई भी स्टेट बोर्ड या कोई और अदर बोर्ड के साथ। और जितने भी स्टूडेंट्स 9th और प्लस 1 में अपीयर हो रहे हैं, वही स्टूडेंट्स 10th और 12th में भी अपीयर होंगे। इसके अलावा प्लस 1 के लिए स्पेशली यू हैव टू टेक केयर कि स्टूडेंट जो भी प्लस 1 में रजिस्टर हो रहा है उसने 10th क्लास के में एग्जामिनेशन सारे पास किए हों और पास डिक्लेयर किया गया हो उसको बोर्ड के द्वारा। कंपार्टमेंट या जिनकी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, वो स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हो पाएंगे प्लस 1 में। और उसके अलावा जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे थे वो भी प्लस 1 में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। 10th का एग्जाम उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ही पास किया हो और 2 साल का गैप हो मिनिमम 10th एंड 12th के बीच में। एक बार कई बार ये क्वेश्चंस और प्रिंसिपल्स काफी सारे मेरे से पूछ लेते हैं कि अगर बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ 10th क्लास का, तो क्या उसको प्लस 1 में एडमिशन दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपार्टमेंट क्लियर करनी होती है, तब तक के लिए प्रोविजनल एडमिशन स्कूल ग्रांट कर सकता है। मगर फर्स्ट कंपार्टमेंट अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद अगर स्टूडेंट की कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होती है तो फिर उसको प्लस 1 में कंफर्म एडमिशन नहीं दी जा सकती। उसका बड़ा एक वैलिड सा रीजन सीबीएसई ने यहाँ भी दे दिया है कि 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर सपोज आप उस बच्चे को प्लस 1 में अलाउ कर देते हो और फाइनल एग्जाम में प्लस 1 के साथ साथ वो 10th भी पास कर लेता है, तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट के बीच में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस होगा, जो इस रूल के कॉन्सोनेंस में नहीं है। राइट, 2 साल का गैप होना चाहिए 10th और 12th के बीच में। Further attention is invited to provisions of para 14.2 of the board's affiliation bylaws, which is as follows. It is mandatory for every affiliated school to follow examination bylaws of the board
म्यूटेस म्यूटेंडिस वर्बेटिम होना चाहिए इसका मीनिंग, आई एम श्योर, वर्ड टू वर्ड. Every affiliated school shall present a list of number of students and their particulars in respect of classes 9th, 10th, plus 1 and plus 2 at the time of beginning of an academic session in the manner prescribed by the board. ये उस 14.2 पैरा का फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट कहता है नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट्स टू द बोर्ड एग्जामिनेशन हु आर नॉट ऑन इट्स रोल्स. डमी कैंडिडेट्स को रजिस्टर नहीं करना है. No affiliated school shall present the candidates to the board examination who are enrolled in an unaffiliated school या branch. पहले से ही जो ऊपर सारे पॉइंट्स बताए ना उसी को एफिलिएशन बायलॉज का रेफरेंस देके ना एक्सप्लेन किया जा रहा है. No affiliated school shall present the candidates through the board examination who are on its roll but have not attended the school regularly. डमी वाले बिल्कुल नहीं करने हैं. मिनिमम अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, 75% फिजिकल अटेंडेंस. Every affiliated school shall sponsor regularly its bona fide and eligible students for board classes 10th and 12th. Schools affiliated to the board shall not send candidates for examination to any other board or university. तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है. फोर्थ पॉइंट बोल रहा है all schools need to ensure that bylaws या rules of CBSE are being adhered to in letter and spirit. ये मैंने बोला था ना, यही मतलब होगा उसका. For submission of registration data of the candidates, availability of classrooms and teachers. In a section, 40 students are allowed and the section teacher ratio is 1:1.5. Further, the number of sections cannot exceed the numbers permitted by the board. बहुत बड़ा इशू चल रहा है सेक्शन इंक्रीज का. जब से कैपिंग लगानी शुरू की सीबीएसई ने, अभी भी चल रहा है. तो जितने सेक्शंस अलाउड हैं बोर्ड की तरफ से आपको, ओएसिस में जितने सेक्शंस हैं आपने उतने ही सेक्शंस के बच्चों को आप एनरोल कर पाओगे और को नहीं. The schools are also advised to continuously strive to augment their physical infrastructure, बढ़ाते रहिए physical infrastructure to the extent possible and make construct additional rooms, classrooms, so that the optimum enrollment in a section is kept up to 40 in a section as per clause 4.8 of the affiliation bylaws of the board to ensure the learning outcomes of the schools are not affected. तो 40 से ज्यादा सीबीएसई अलाउ रहा किसी भी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स +5 एक सीबीएसई ने रिलैक्सेशन दी है ओनली इन केस ऑफ फेलियर या ट्रांसफर केसेस. फिर भी आप 40 मान के चलिए, तो 40 के हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ क्लासरूम्स होने चाहिए. अगर क्लासरूम शॉर्ट हैं तो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. सीबीएसई की तरफ से बहुत क्लियर सी आपको सलाह है, मगर एज पर द नंबर ऑफ क्लासरूम्स 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आप नहीं ले पाएंगे. ये जो सर्कुलर है, फाइल यूजर डाउनलोड वगैरह, ये आप देख सकते हैं इस लिंक पे जाकर. ऑल द स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द अबव मेंशन सर्कुलर. ये जो सर्कुलर ये वाला है इसको देख लीजिएगा. डेटेड 21 जुलाई 2025, रीसेंट है, बहुत रीसेंट है. issued by the appellation branch regarding student strength meticulously and fill in the data in the OSs accordingly. मैंने ऑलरेडी इस सर्कुलर पे वीडियो बना दिया हुआ है. आई थिंक ये वही वाला सर्कुलर है जिसमें कारपेट बिल्डिंग एरिया के हिसाब से, कारपेट बिल्टअप एरिया के हिसाब से सेक्शंस अलॉट हो रहे हैं. तो वो सर्कुलर आप देखना चाहे तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है. आई विल ट्राई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो, क्योंकि पहले सीबीएसई लैंड एरिया के हिसाब से सेक्शंस अलॉट करता था, अब बिल्टअप कारपेट एरिया के हिसाब से. और बहुत से स्कूल्स के नंबर ऑफ ग्रांटेड सेक्शंस कम होने वाले हैं बिल्टअप कारपेट एरिया के अकॉर्डिंगली. बहुत ध्यान से उस सर्कुलर को पढ़ लीजिएगा. Then it says all affiliated schools are required to register themselves before proceeding with online submission. Schools must use their affiliation number as user ID already available with them. Password of Oasis will work. Board is extending several exemptions or concessions to candidates with disabilities. The Rights of Person with Disability Act 2016, इसके अकॉर्डिंगली बोर्ड जो कंसेशंस देता है वो अवेलेबल हैं. सीबीएसई सर्कुलर दिस, इस पर आप देख सकते हैं. The category of CWSN, children with special needs students, shall be carefully selected and submitted in the registration data to ensure that applicable relaxations during the conduct of examinations can be provided to these students. So we have to be very careful.
while filling the details of CWS and students. Features of online system for submission of registration data. क्या क्या features हैं इसके system के देख लेते हैं एक बार. Before proceeding with the registration, students, existing school shall have to update the data on OSS and HPE portal. ये दोनों पोर्टल पे कंप्लीट डाटा अपडेट करना बहुत जरूरी है सभी स्कूल्स के लिए. रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आप ये दोनों पोर्टल्स पे डाटा अपडेट करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे. Only those TGTs or PGTs who are teaching classes 9th to 12th respectively should be shown as TGT or PGT to ensure that appointment of eligible evaluators for quality evaluation. कई स्कूल्स PRTs वगैरह को भी TGT PGT में शो कर देते हैं और वो टीचर्स एक्चुअली वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते नहीं है. फिर जब इवैल्यूएशन में उनकी ड्यूटी लग जाती है तब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट ना पढ़ाया होता है तो उसको अच्छे से इवैल्यूएट भी नहीं कर पाते. इसलिए जो टीचर्स टीजीटी पीजीटी क्लासेस को पढ़ाते हैं एक्चुअली उन्हीं की डिटेल्स टीजीटी पीजीटी में मेंशन करनी चाहिए ऑन ओएसएस. अकॉर्डिंगली ओएसएस इन ओएसएस द क्लासेस टॉट नीड टू बी क्लियरली फिल्ड बाय द स्कूल्स. Names of the teachers who have left the school shall be deleted from the data. Simultaneously, the names of teachers whose names are not figured in the existing data shall be included. तो जो कोई अगर स्कूल छोड़ गया है उसका ओएसिस में आप डिटेल्स डिलीट कर सकते हैं और जो कोई न्यू ऐड हुआ है उनकी ऐड कर सकते हैं. मेक श्योर सभी के सभी टीचर्स की अप्रोप्रिएट डिटेल्स और पर्टिकुलर्स ओएसिस में filled हो before you begin your registration process. It may be ensured that the full names of all the teachers shall be filled. Abbreviations fill नहीं करनी है, full name fill करना है. Even salutations भी नहीं चाहिए, Mr. Miss etc. भी नहीं लगाना है टीचर्स के नाम से पहले. All schools must first enter the information on OSS portal. This should be filled very carefully and schools will not be allowed to change once the declared section या strength of students is filled. बाद में कोई भी डिटेल्स ओएसएस में आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए बड़े ध्यान से फिल करना. रजिस्ट्रेशन एक बार होगी उसके बाद कोई डिटेल्स चेंज नहीं होगी. The information on OSS should be filled in very carefully. Schools will not be allowed to change the declared sections या strength of students. एक बार फिर वार्निंग है, ध्यान से. As per Rule 6.1 of Examination Bylaws, schools shall ensure that the students, while seeking admissions in class, satisfies the requirement of age limit. Minimum and maximum दोनों ही age limit की requirement satisfied होनी चाहिए, as determined by the state or UT or the government applicable. ना तो age limit से कम ना ज्यादा. Schools are requested to fill in the full names of candidates, their mother, father, guardian. Again, abbreviations should be avoided. The school shall take the possible care to ensure that correct name and date of birth have been entered. This may be informed to the parents also. पहले ही बता दिए, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करना है. क्लास 9th and +1 examinations must be conducted internally by the schools. Obviously, स्कूल ही कंडक्ट करेगा इन दोनों क्लासेस के एग्जाम्स को. Number of students sponsored per section allotted by CBSE by the school should be in proportion to the number of teachers appointed in the school. जब भी आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करते हैं तो सीबीएसई नंबर ऑफ टीचर्स भी लेता है और एडिशनल टीचर्स भी मांगता है आपसे. इसी को ध्यान में रखते हुए कि जितने आपने स्टूडेंट्स और सेक्शंस ओएसएस में फिल किए हैं उसके प्रोपोर्शन में आपके पास मल्टीपल ऑफ 1.5 के हिसाब से टीचर्स होने चाहिए. इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू रिलीव द टीचर्स फॉर इवेल्युएशन in accordance with the number of candidates sponsored in each subject. जितने आप स्टूडेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हो उसके हिसाब से मिनिमम उतने आपके टीचर्स इवैल्यूएशन ड्यूटी पे भी लगेंगे. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. ये ना हो कि आप कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहे हो और आपके पास इवैल्यूएशन के लिए रिलीव करने के लिए टीचर्स कम हो. Schools can complete the registration process by individual entry or uploading a duly filled Excel file प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम. दोनों ही ऑप्शंस रहती हैं, आप इंडिविजुअली एक एक करके भी एंट्री कर सकते हैं या फिर एक्सेल फाइल पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी डिटेल फिल करके इकट्ठी उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं. इवन पार्ट्स में भी अपलोड कर पाएंगे उसको. स्कूल्स शैल हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स ऑफ देयर बोनाफाइड स्टूडेंट्स इन क्लास 9th and 10th रजिस्टर्ड बिफोर फाइनल सबमिशन. तो ये दोनों चीजें अपलोड होनी है, फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर्स भी.
The correct procedure of uploading the photographs and signatures is given in Annexure C. इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं Annexure C को. Many organizations and states are awarding scholarships based on the financial status of the students. Accordingly, information about annual income of the parents may be collected as given by them. जैसे वो देना चाहते हैं वैसे ही उनसे आप मांग सकते हैं कि एनुअल इनकम कितनी है, बट उसके लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं कर सकते. स्कूल शुड नॉट डिमांड एनी आईटीआर और अदर इनकम प्रूफ एक्सेट्रा. दिस इज प्रोहिबिटेड बाय सीबीएसई. आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, जितनी वो बता दे उतनी आप रख सकते हैं रिकॉर्ड में. As per affiliation bylaws, school can offer academic subjects in classes 9, 10 plus 1 except the subject requiring laboratory. लेबोरेटरी छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं 9 तो +1 में. एकेडमिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें से एकेडमिक सब्जेक्ट्स in which laboratory is not required could be offered by updating them the same in OSs. +1 में स्पेशली जो सब्जेक्ट्स के लिए लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए आप सिंपली ओएसएस में टिक करके वो सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकते हैं. लेबोरेटरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है बोर्ड से. For class 9, skill and class +1, academic and skill, schools are advised to offer only those subjects which have been permitted to them by the board. स्किल वाले सब्जेक्ट्स आप सिर्फ वही ऑफर करोगे जिसकी परमिशन आपके पास है, हर कोई नहीं कर देना आपने. In case the school sponsors students in subjects other than those permitted by the board, CBSE shall take the following action. ये आप ध्यान रख लीजिएगा, स्किल सब्जेक्ट्स जो आपको परमिटेड हैं या जो ओएसएस पे आपके ऑलरेडी टिक मार्क हैं, उन्हीं में आप बच्चों को स्पॉन्सर करना. कोई और एकेडमिक या स्किल सब्जेक्ट में आप बच्चों को रजिस्टर मत कीजिएगा, नहीं तो फॉलोइंग एक्शंस हो जाएंगे. कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन इन दो सब्जेक्ट्स. परमिशन ही नहीं मिलेगी उन सब्जेक्ट्स में बैठने की. इन क्लास +1, 10th and 12th, and they will be treated as not eligible. Disaffiliation proceedings may be started against a school. जो स्कूल रॉन्ग सब्जेक्ट्स में बच्चों का नाम एंटर कर देगा उसके लिए डिसएफिलिएशन की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती हैं. In accordance with the scheme of studies, the board has prescribed a list of valid या invalid combinations of subjects. ये भी बोर्ड प्रोवाइड करता है कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस वैलिड हैं कौन से नहीं. Schools should check the combination of subjects before filling the subjects as per Annexure F. तो Annexure F नीचे दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा जो क्लास 9 के लिए है, एंड Annexure I जो कि क्लास +1 के लिए है. इन दोनों एनेक्चर्स में जो वैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सिर्फ वही वाले आपने अप्रूव करने हैं, अलाउ करने हैं स्टूडेंट्स के लिए. डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी सबमिटेड ओनली इन वन लॉट फॉर ईच फीस लैब. हर फीस लैब के लिए सिंगल लॉट में आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स सबमिट करनी है. पार्शियल सबमिशन ऑफ डाटा विल नॉट बी अलाउड इन द फीस लैब. एक फीस लैब में पार्शियल सबमिशन नहीं चलेगी. दिस मीन्स thereby in each slot only one list of students will be accepted. In the earlier years, schools were required to send the signed copy of the finalized data of registrations of 9th and +1 to concerned regional office. From 2021 onward ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई है. आप सिंपली रजिस्ट्रेशन डाटा का जो एक प्रिंट आउट लेके उसको आप अपने स्कूल में रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए. Registration data will be uploaded on the system provided with e-signatures linked with Aadhaar card of the principal. It may be ensured that the data is uploaded is fully correct. No updation of data will be permitted by CBSE after its final submission. Schools may upload the data as per the convenience within the given schedule only. They can upload the data on several occasions and save it. जितनी बार चाहे आप डाटा अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं. However, they need to submit the data on or before the last date along with the fee. Last date या उससे पहले आपको फीस के साथ फाइनल सबमिशन करना है डाटा. एक बार फाइनल सबमिशन हो गया then no changes will be allowed. Online submission shall close at 11:59 midnight on the scheduled dates. नीचे डेट्स दी हुई हैं कब कब फाइनल डाटा आपको अपलोड करना है, उसके हिसाब से 11:59 मिडनाइट पे ऑनलाइन सबमिशन इसके बाद बंद हो जाएगी. 11:59 तक आप कर पाएंगे. Schools are therefore advised to complete well within time to avoid the possibility of slow connection या failure of connection.
तो आप टाइमली कुछ दिन पहले ही डाटा अपना सबमिट करके फाइनल कर लीजिए। लास्ट डेट फॉर ईच एक्टिविटी इज फिक्स्ड एंड नो एक्सटेंशन विल बी मेड टू द लास्ट डेट। इसलिए आप शेड्यूल्ड डेट का ध्यान रखिए। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डाटा, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट या एडमिशन इन क्लास 9th एंड +1 except for transfer case and concession consideration shall be considered. In the event of any difficulty, the regional office may be contacted. Efforts for correct data submission, करेक्ट डाटा के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, वही जो ऊपर पहले से बताए हैं सेम वैसे ही है। सीबीएसई यहाँ बता रहा है कि बहुत से बहाने लगाते थे स्कूल्स कि जो क्लर्क जिसको असाइन किया हुआ था या टीचर जिसको असाइन किया हुआ था ये सबमिशन का वर्क, उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, इश्यू होगी, कोई सीरियस मिसहैप हो गया घर में, घर वालों के साथ या खुद के साथ, ऐसे बहाने अक्सर सीबीएसई के पास आते थे। मदर एंड फादर के या बच्चों के नाम या डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों में करेक्शन करवाने के लिए। तो अब वो बहाने सीबीएसई एंटरटेन नहीं करने वाला। Schools will not change any record of any students available with the school once the data has been submitted to the CBSE on registration portal. स्कूल अपने रिकॉर्ड में भी कोई चेंज नहीं करेंगे एक बार उन्होंने सीबीएसई पोर्टल पे डाटा सबमिट कर दिया उसके बाद। मतलब सीबीएसई पोर्टल पे जो डाटा है वही डाटा आपके पास स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज। सिमिलरली द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ +1 शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। +1 के स्टूडेंट्स का डाटा जो भी फिल होना है वो क्लास 10th में जो उनके पास सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से फिल होना है। एंड शैल नॉट बी चेंज वंस देयर डाटा हैज बीन सबमिटेड टू सीबीएसई ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीबीएसई। तो दो चीजें हैं, एक तो 10th में जो भी उनके पर्टिकुलर्स हैं उसके हिसाब से आप डाटा सबमिट करेंगे +1 वालों का, और एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसको चेंज भी नहीं करेंगे विदाउट अप्रूवल ऑफ सीबीएसई। Schools are required to briefly guide the students about the importance of correct data. बहुत सारे चेक्स सीबीएसई रख रहा है टू इंश्योर कि डाटा करेक्ट हो 100%। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं पहले से आपको जैसे बताया। ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देंगे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ द कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड। एलओसी स्ट्रिक्टली इसी डाटा के बेस पे बनेगी जो आप 9th और +1 में फिल करेंगे। पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन और एलओसी को दोनों को साइन करेंगे और कंफर्म करेंगे कि डाटा करेक्ट है जितना भी वो फिल किया हुआ है। करेक्टनेस ऑफ डाटा की अंडरटेकिंग भी देनी है एडमिट कार्ड पर कैंडिडेट और पेरेंट्स ने। पेरेंट्स विल साइन द अंडरटेकिंग एट द बैक ऑफ क्लास 10 एंड 12 मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑल्सो, कि उन्होंने चेक कर लिया डाटा और दे हैव फाउंड कि सारा डाटा करेक्ट है। अकॉर्डिंगली स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू गाइड द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। स्टूडेंट्स को ये गाइड करना है कि फुल एक्सपेंडेड फॉर्म देनी है, खुद की, मदर की, फादर की, गार्डियन की, सबकी। एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी। उन्हें ये भी गाइड करना है दैट दे शुड चेक देयर डाटा इज सिमिलर इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डाटा डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे स्कूल सर्टिफिकेट्स में हो, रिकॉर्ड में हो, आधार में हो, पासपोर्ट में हो, इन सब में सेम डाटा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट है और कल को पेरेंट्स रिक्वेस्ट लेके आ जाएंगे ये डॉक्यूमेंट में डिफरेंट था इसके हिसाब से हमें चेंज करवाना है। सीबीएसई ऐसे कोई चेंजेस एंटरटेन नहीं करेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स में डाटा स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का सेम हो, ये इंश्योर करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल कैन टेल द पेरेंट्स कि आप हमें सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम डाटा प्रोवाइड करवाइए जो हम सीबीएसई में फिल करें। स्कूल शुड डिस्क्राइब देयर नेम, स्टूडेंट शुड डिस्क्राइब देयर नेम इन फुल, नो एब्रिविएशन। डेट ऑफ बर्थ एज पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ सर नेम, कुछ बच्चे होते हैं जो सरनेम नहीं लगाते, मगर जब वो अब्रॉड जाते हैं तो वहां पे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली सरनेम पे फोकस रहता है, वो मांगते हैं सरनेम। इसलिए अगर सरनेम हो तो जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो इसके बारे में उन्हें कंसल्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स से और स्कूल से, एंड दे शुड ट्राई टू गो फॉर अ सरनेम स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में। और इसके लिए अगेन डॉक्यूमेंट्स पहले से करेक्ट होने चाहिए सारे के सारे, तभी स्कूल रिकॉर्ड में चेंज हो पाएगा और तभी सीबीएसई में जा पाएगा।
नो सैल्यूटेशंस, कोई मिस्टर मिसेस मिस नहीं लगाना है। अपार आईडी ऑफ ईच स्टूडेंट फॉर रजिस्ट्रेशन 9th and +1 इज मैंडेटरी, ये भी बताना है आपने सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। स्कूल्स किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे डाटा अपलोडिंग के टाइम पे? सारे जितना भी डाटा है, डिटेल है, स्पेलिंग्स ऑफ द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, मदर फादर गार्डियन एज पर एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर हूँ और करेक्ट हूँ, और उसके अलावा फुल नेम लिखा हो उन्होंने, एब्रीवेशंस ना हो, सैल्यूटेशंस ना हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट लिखी हो, और एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर में भी आपके पास वही डेट ऑफ बर्थ हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, ये भी आपने इंश्योर करना है, स्कूल से इंश्योर करना है। जब सब्जेक्ट कोड फिल करने हैं तो स्पेशली ध्यान रखना है कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स का, सिमिलर सब्जेक्ट्स का, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेटिव का 101 है और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का 184 है। तो जो बच्चे ने ऑप्ट किया है उसी सब्जेक्ट का कोड आपने फिल करना है। सिमिलरली ये सारे सब्जेक्ट कोड्स आप देख सकते हैं, सेम सब्जेक्ट विद अ बिट ऑफ चेंज। हिंदी ए बी, संस्कृत दो सब्जेक्ट कोड हैं, कम्युनिकेटिव का अलग है, उर्दू ए बी, तेलुगु, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक का ध्यान रखना है। ये इसके लिए तो आपने अंडरटेकिंग भी लेनी है बच्चों से कि वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहते हैं या बेसिक ऑप्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो अब सीबीएसई ने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स बेसिक वाले भी +1 में जाके मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि मैथमेटिक्स बेसिक वाले सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही ऑप्ट कर सकते थे +1 में, मगर अब सीबीएसई ने इस सर्कुलर के थ्रू 27th का जो सर्कुलर इशू किया था सीबीएसई ने 27 मई को, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि परमिशन मिल गई है मैथमेटिक्स 41 ऑप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को जिनका मैथमेटिक्स बेसिक था इन क्लास 10th। सेशन 25-26 ऑनवर्ड, ये ऑनवर्ड बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान में, आई जस्ट शो यू। फॉर द सेशन 25-26 ऑनवर्ड, ये ऑनवर्ड पे फोकस कीजिए, मतलब इस सेशन के बाद आगे। फॉलोइंग हैज बीन डिसाइडेड, रिलैक्सेशन ऑन दिस रूल टू कंटिन्यू फर्दर। जो ये रूल था कि बच्चे बेसिक वाले जो हैं जिन्होंने 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स रखा है वो +1 में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स 41। अब ये परमिशन 25-26 ऑनवर्ड ग्रांटेड है। ऑनवर्ड मतलब चलती रहेगी ऑब्वियसली आगे भी, तो इसलिए अब बेसिक मैथमेटिक्स वालों को भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। +1 में भी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स हैं, सेम सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, कोड अलग अलग है, नाम सेम है, इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव। तो इनको भी जब आपने सिलेक्ट करना है, फिल करना है, तो बहुत ध्यान से फिल करना है, गलत सब्जेक्ट फिल नहीं होना चाहिए। कई बार ना चाहते हुए ऐसा हो जाता है कि स्कूल्स की तरफ से सब्जेक्ट फिल करते टाइम गलती से डिफरेंट सब्जेक्ट फिल हो जाता है, फिर उसका क्वेश्चन पेपर जब बच्चे के हाथ में आता है तब जाके उसको पता चलता है कि मेरे स्कूल से या बच्चे से गलती हो चुकी है। स्कूल ने गलती से फिल कर दिया, बच्चे ने और पेरेंट्स ने वेरीफाई करते टाइम ध्यान नहीं दिया कि गलत सब्जेक्ट फिल हो गया। बोर्ड एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है इसके बाद। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं जो स्कूल्स कमिट कर जाते हैं गलती से अनजाने में, तभी तो मिस्टेक्स हैं। सबमिटिंग इनकरेक्ट डाटा एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये गलतियां स्कूल से हो जाती हैं। नॉट रजिस्टरिंग स्टूडेंट्स एट ऑल, रजिस्टर करना ही भूल जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड एंड एट द लेटर स्टेज रिक्वेस्ट इज मेड टू द सीबीएसई, बाद में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कर लीजिए, हमसे गलती होगी, रह गया। प्रोविजन प्रोवाइडिंग एडमिशन टू क्लासेस 8th फेल्ड स्टूडेंट्स इन 9th and 10th फेल्ड स्टूडेंट्स इन +1, ये बिल्कुल मत करना, डमी केस हो जाएगा, सीबीएसई एंटरटेन नहीं करेगा इसको। जो बच्चा 9th में रजिस्टर हो रहा है उसकी 8th क्लास पास होनी चाहिए, और जो +1 में रजिस्टर हो रहा है उसकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स इन क्लास +1 हु हैज पास्ड क्लास 10 फ्रॉम ए अनरिकॉग्नाइज्ड या फेक बोर्ड, एडमिशन देते टाइम इस चीज का ध्यान रखना आपने कि बच्चा किस बोर्ड से 10th करके आया है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। इंटरचेंजिंग डे एंड मंथ इन द डेट ऑफ बर्थ,
कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते। डे, डेट एंड मंथ, डे मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट होता है, और कई बार उल्टा फॉर्मेट होता है, मंथ डे एंड ईयर का। तो ये चीज को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ताकि गलत डेट या मंथ फिल ना हो जाए। गिविंग वेरियस एक्सक्यूजेस दैट बिकॉज ऑफ डिमाइस ऑफ अंकल, ये वो जो मैं पहले बोल रहा था ना, वो यहाँ पे है कि अंकल की डेथ हो गई जिस क्लर्क को असाइन की हुई थी ड्यूटी हमने, या फिर टीचर जिसको असाइन किया हुआ था वो नॉट वेल है, ठीक नहीं है, या मेट विद एन एक्सीडेंट है, और इन्होंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म भी नहीं किया टाइम रहते, इसलिए रजिस्ट्रेशन मिस होगी। ये एक्सक्यूजेज स्कूल्स देते हैं सीबीएसई को, इसलिए सीबीएसई ने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड बाय सीबीएसई एट ऑल। सभी प्रिंसिपल्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ऑल द प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टू सीक द रिपोर्ट फ्रॉम कंसर्न टीचर ऑफिशियल ईच डे फ्रॉम द 5 days बिफोर द लास्ट डेट। जब 5 दिन रह जाए तो हर दिन रिपोर्ट लो कि क्या स्टेटस है रजिस्ट्रेशन का, फी पेमेंट का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स की है कि वो इंश्योर करें कि डाटा टाइमली सबमिट हो जाए, फीस टाइमली पे हो जाए। It is the first responsibility of the principal to ensure that the registration of all eligible students with the correct data is submitted within the schedule. Data of two same name students, कभी कभार स्कूल गलत फिल कर देते हैं, बच्चों का नाम सेम होता है और उनके बाकी पर्टिकुलर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये मिस्टेक्स होती हैं कॉमन। सबमिशन ऑफ डाटा इन ओएसएस, ओएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ओएसएस पे सारा डाटा करेक्ट होना चाहिए आपका जितना भी है। Schools may complete या update information on OSS portal well before opening the registration portal. Registration से पहले पहले ये काम आपने कर लेना है। It is mandatory to complete या update OSS data before that. Keep in mind number of sections shall not be more than the number of sections allowed to school by the affiliation unit. जितने sections allowed हैं उतने ही हों। Restriction on the number of sections and total number of candidates shall be based on the number of sections entered by the schools in the OSS portal before the date of opening registration portal. Registration portal open करने से पहले जितने वहां पे sections हैं उतने ही ग्रांट होंगे। Registration portal open कर लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। Updation done after opening the registration portal will not be reflected in the school account. इसलिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने से पहले आप ओएसिस अपना चेक कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर लिया तो फिर आप ओएसिस में जो भी चेंज करेंगे वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने से पहले जो जो चेंजेस आप करेंगे ओएसिस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पोर्टल ओपन करने के बाद ओएसिस वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसलिए प्लीज 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 पहले ओएसिस और एचपी उनको आप अपलोड की अपडेट कीजिए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कीजिए। Therefore, cautioned to update their data. Schools are cautioned to update their data on OSIS portal, especially the number of sections before the opening date of the registration portal. रजिस्ट्रेशन पोर्टल की ओपनिंग डेट से भी पहले आपको बोल रहे हैं, तो जब पोर्टल ओपन हो गया एक बार, तब आप ओएसिस में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। फिर भी अपना पोर्टल पे लॉगिन करने से पहले आप ओएसिस में अपडेशन कर लीजिए। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ स्टडीज बोर्ड ने दे दिया हुआ है सब कुछ। ये रहा सर्कुलर या लिंक, हाइपर लिंक है, आप क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज टाइप कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा करिकुलम मिल जाएगा सीबीएसई का, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का। Schools are required to offer the subjects in accordance with the scheme of studies only. अपनी तरफ से नहीं आप करोगे, जैसी स्कीम ऑफ स्टडीज है वैसा ही आप ऑफर करोगे बच्चों को। गाइडलाइंस सारी की सारी केयरफुली पढ़ लीजिए, करेक्ट डाटा सबमिट कीजिए। ये सारा कुछ आपको हमारे प्रिय डॉक्टर संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं, जो हैं हमारे सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप इनकी बात मानिए और ये सारी जो गाइडलाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उनको ध्यान से पढ़िए और अप्लाई कीजिए।
बाकी एनेक्शर्स हैं ABCDEFGHI, आई तक के एनेक्शर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ए एनेक्शर है फीस डिटेल्स का, बी है स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, सी है स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, डी है स्कीम ऑफ स्टडीज, नाइन्थ की क्या है, ई है सब्जेक्ट लिस्ट फॉर 9, एफ है एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर 9, जी है स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर क्लास +1, एच है स्टडीज लिस्ट सब्जेक्ट लिस्ट फॉर क्लास +1, एंड आई है एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर +1, और जे है इंफॉर्मेशन अबाउट अपार आईडी। अब इसमें मैं ब्रीफ में कुछ कुछ आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये फीस है, रजिस्ट्रेशन फी जो 9th और +1 की है सेशन 25-6 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उन्हीं को फी पे करनी है। इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, 9th और +1 की जो फीस है वो 320 रुपए है विदाउट लेट फी, 320 रुपीज। और डेट क्या है इसके लिए, शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, 16 सितंबर से ये स्टार्ट होनी है और 16 अक्टूबर तक चलेगी। मतलब 16 अक्टूबर रात 11:59 तक ये है विदाउट लेट फीस। और लेट फीस अगर लग गई तो वो हो जाएगी बढ़ के 2320। ये पर स्टूडेंट है, 320 रुपये पर स्टूडेंट, और लेट फी हो जाएगी 2320 रुपये पर स्टूडेंट। तो अगर आप लेट करोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है स्कूल को, इसलिए स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन है कि टाइम रहते फीस सबमिट कर दें, रजिस्ट्रेशन करके फाइनल सबमिशन करके फी पेमेंट कर दें 16 अक्टूबर से पहले पहले। जो लेट फी के साथ है रजिस्ट्रेशन वो 17 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक है। इसके अलावा CBSE लेता है सभी स्कूल से ट्रेनिंग फीस, जो टीचर ट्रेनिंग की फीस है वो 20,000 रुपये है। और इसके अलावा CBSE लेता है स्पोर्ट्स फीस, वो 10,000 रुपये है, ये भी साथ ही लगेगी। सपोज आपके 10 बच्चे हैं तो 3,220 रुपये बच्चों की रजिस्ट्रेशन, प्लस 20,000 ट्रेनिंग फीस, प्लस 20,000 स्पोर्ट्स फीस। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं आपके पास 9th या +1 में, तो उनकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रेनिंग फीस को CBSE ने 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया हुआ है। जो नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है इन्होंने ये वाला, 22 फरवरी 2023 के बाद से। फीस जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ एक्सेप्ट होगी, जिससे CBSE ने बताया है। नो फी इन ऑफलाइन मोड, direct deposit in bank account etc will be accepted, and this fee will not be updated in the school accounts, consequently the board will not accept LOC। अगर ये फीस स्कूल अकाउंट में अपडेट नहीं हुई तो बोर्ड LOC या रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फी पेमेंट के मेथड फिर से, इंडिया वालों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS यही मेथड है। जो अब्रॉड वाले हैं वो स्विफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस लेनी है सारी की सारी फी पेमेंट करते टाइम, ताकि फी रिसीव हो जाए CBSE को। लेट फी कैलकुलेशन वाला है ये, इस पे नहीं जाएंगे हम डिटेल में। स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैसे कैसे स्टेप्स हैं, ये भी उनके काम की चीज है जिन्हें रजिस्ट्रेशन करनी है, जिन्हें स्कूल ने असाइन कर रखा है। ए स्टेप बोलता है schools have to enter the number of sections, number of students, which should align with the information provided on OSS portal। चेंज नहीं अलाउ करेंगे। Any correction in the school details such as principal name, phone number, experience, school website, valid email address for future communication, या name of person along with designation authorized to submit the student details online should be updated। ये पहले ही आपको अपडेट कर देना स्कूल की सारी डिटेल। अपडेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE ने टीचर ट्रेनिंग्स को OSS के साथ लिंक कर दिया हुआ है। This option can be used to give mandatory details about the teacher's training details in the school. The details can be filled only once and hence should be done carefully. The printed hard copy of the details should be submitted along with the final list
इन द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस। टीचर ट्रेनिंग पे सीबीएसई का बहुत फोकस है। अगर कोई स्कूल टीचर ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग डिटेल्स जो है वो ओएसिस के साथ लिंक होने वाली है। हर एक टीचर के ओएसिस आईडी के सामने ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने कितने आवर्स की ट्रेनिंग की हुई है। 25 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है सभी स्कूल टीचर्स को इन अ सेशन। इट मीन सीबीएसई ने जो एक मेल भेजी है उसके हिसाब से 3 डोमेन है ट्रेनिंग के, जेनरिक, स्टेम, नॉन स्टेम। और उसमें भी जो डोमेन 2 है उसके हिसाब से सीबीएसई ने 3 पार्ट्स में डोमेन 2 को बांट रखा है। और जो मेल हमें रिसीव हुई थी उसमें बोला गया था कि डोमेन 2 के तीनों पार्ट में से एक एक ट्रेनिंग मैंडेटरी है, और डोमेन 1 और डोमेन 3 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनमें दोनों में से कोई एक ट्रेनिंग। तो मतलब 4 ट्रेनिंग सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर सेशन में हर टीचर की स्कूल्स लगवाएंगे। अगर 4 से कम हो गया नंबर तो स्कूल्स दिक्कत में फंस सकते हैं। ये बाकी मेथड ऑफ अपलोडिंग इंडिविजुअल एंट्रीज एंड अपलोडिंग एक्सेल फाइल्स, ये आप देख लीजिएगा। नॉट मच ऑफ कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बाकी ये अपडेशन ऑफ अपार आईडी, इस पे ध्यान दीजिएगा। अपार आईडी मैंडेटरी है अगर कोई सर्कुलर नहीं आता, जैसा 10th और 12th के लिए आया था तब तक के लिए। अभी एक छोटा सा बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस वाला एनईपी के बाद डाउट चल ही रहा है। तो फॉर क्लास 9, 9th और 10th इंटीग्रेटेड कोर्स है 2 साल का। इसलिए स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट 10th में पढ़ना चाहते हैं वही 9th में रखेंगे। सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज है, L1 ग्रुप L से। ये हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। हिंदी A B में से कोई भी, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में से कोई भी। सब्जेक्ट 2 भी लैंग्वेज 2 है। ये भी एनीवन फ्रॉम द ग्रुप लैंग्वेज, ये L वाला जो ग्रुप है, अदर देन द लैंग्वेज चूजन एट सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 छोड़ के आप सेकंड नंबर पे लैंग्वेज ग्रुप में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, करिकुलम में दी हुई सारी की सारी। सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स ही है, हाँ बेसिक और स्टैंडर्ड में से चॉइस है। सब्जेक्ट 4 साइंस होगा। सब्जेक्ट 5 सोशल साइंस होगा। ये 5 सब्जेक्ट्स फिक्स हो गए। 2 लैंग्वेजेस, पहली वाली लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से ही कोई होगी, और सेकंड लैंग्वेज इवन रीजनल लैंग्वेज में से भी आ सकती है। लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है ग्रुप L उसमें से। सिक्स्थ सब्जेक्ट एडिशनल ऑप्शनल है, ये स्किल सब्जेक्ट होगा। स्किल सब्जेक्ट का जो ग्रुप S है उसमें से, अकॉर्डिंग टू करिकुलम। सेवंथ सब्जेक्ट अगेन लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज 3 L ग्रुप में से भी आप ले सकते हो, या फिर कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो ग्रुप A2 में से, अदर देन द ऑप्टेड वंस ऑप्टेड अबव। सब्जेक्ट्स फॉर इंटरनल असेसमेंट, 8 और 9 सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट के हैं। इसमें आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। मतलब आर्ट एजुकेशन इकट्ठा अलग से आएगा, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ये इकट्ठा आएगा। 3 को इन्होंने 2 में बांटा हुआ है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपने 8 और 9 पे ऑप्ट करने हैं। इसकी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन स्कूल खुद से करता है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं ये पुरानी वाली हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बेसिक लेते हैं उनको बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स लेवल +1 में, और जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेते हैं उनको +1 में मैथमेटिक्स मिल जाएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स। बट मैंने आपको पहले सर्कुलर दिखा दिया, उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि आप बेसिक वाले भी +1 में मैथ्स ऑप्ट कर पाएंगे। इफ अ स्टूडेंट फेल इन एनी वन ऑफ द 3 कंपल्सरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड passes इन द स्किल सब्जेक्ट, तो स्किल सब्जेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट जिसमें बच्चा फेल हुआ है उसको रिप्लेस कर देता है।
तो जो बच्चे स्किल सब्जेक्ट रख लेते हैं, जो थोड़े से वीक होते हैं मेन सब्जेक्ट में, उनको हेल्प मिल जाती है। वो अगर एक सब्जेक्ट में फेल भी होते हैं तो स्किल सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर देता है, तो वो पास डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर किसी लैंग्वेज में बच्चा फेल होता है फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स में से, तो जो लैंग्वेज एडिशनल ऑप्ट की थी वो लैंग्वेज उस लैंग्वेज को रिप्लेस कर देती है जिसमें बच्चा फेल हुआ। सपोज हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज 1 एंड 2 है, इसमें अगर बच्चा फेल हो गया तो थर्ड लैंग्वेज जिसमें वो बच्चा पास हो गया वो उसको रिप्लेस कर सकती है, और फिर रिजल्ट उसके बेसिस पे गिना जाता है। It is expected that all the students would have studied 3 languages up to class 8th. Those who could not clear the third language in class 8th and have been promoted to ninth shall be examined by the concerned school at the end of class ninth in the same syllabus and textbook are prescribed as for class 8th. Those who are still unable to clear the third language at the end of ninth may be given another opportunity in class 10th. तो 3 लैंग्वेजेस को आपने 10th तक कोशिश करना है लेके जाने की। Hindi and English must be one of the 2 languages to be studied in class ninth and 10th. English and Hindi can also be offered simultaneously. In Hindi, 2 courses, English 2 courses. Additional 6 सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो लैंग्वेज ले सकते हैं एज, जो 6th सब्जेक्ट है वो स्किल सब्जेक्ट होता है और 7th सब्जेक्ट लैंग्वेज होगा, राइट। Wherever the restriction on a number of sections a candidate has been imposed by CBSE, the schools cannot exceed such limit of number of sections या candidates. In such case, if need be, prior permission may be obtained from the affiliation unit after adopting due process. सर इस पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन इंक्रीज के लिए, उसके बाद मिलता है। स्कीम ऑफ स्टडीज दी हुई ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। मार्क्स स्टेटमेंट जो आती है उसमें मार्क्स obtained against each subject separately indicate होते हैं। नो एग्रीगेट स्कोर या परसेंटेज इज मेंशन्ड, बिल्कुल भी बोर्ड परसेंटेज मेंशन नहीं करता है, परसेंटेज स्कूल खुद से निकालते हैं अपने हिसाब से। Candidates who take 6 to 7 subjects and pass in all 6 to 7 subjects, the percentage is to be calculated according to the norm of the college or institution where the candidate is seeking admission, ना कि जहां से बच्चा पास हुआ है। जहां एडमिशन लेने वाला बच्चा वहां के हिसाब से डिसाइड होती है परसेंटेज। It has been observed in the past that there is variation between subjects offered by the candidate and subjects being taught in the school. ये गलत हो जाता है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वही सब्जेक्ट ऑप्ट होने चाहिए। If there is violation of scheme of studies, the data uploaded will show error on server after uploading. Error will be rectified only after choosing the correct subject combinations. इसके बाद ये +1 का है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए ये सारा। तो ये सारा मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। सब्जेक्ट्स लिस्ट है ये क्लास 9 के लिए, देख लीजिए इसको। लैंग्वेजेस का ग्रुप एल, इसमें ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो L1 L2 इंग्लिश या हिंदी में से कंपलसरी है। L3 में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है इनमें से, सब में से। फिर ये कंपलसरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स साइंस और सोशल साइंस कंपलसरी हैं, लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अदर एकेडमिक सब्जेक्ट A2 है, जिसको आप 7th एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। स्किल सब्जेक्ट है ग्रुप S, इसको आपने 6th सब्जेक्ट के तौर पे लेना है। इनमें से कोई भी एक आप स्किल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। वैलिड कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हैं, केस 1 केस 2 3 4, और इनवैलिड कॉम्बिनेशंस भी नीचे CBSE ने दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं पॉज करके। इनवैलिड कॉम्बिनेशंस जैसे IT और कंप्यूटर एप्लीकेशंस दोनों सेम ग्रुप में से आते हैं, इसलिए इनवैलिड है। रिटेल और ऑटोमोटिव दोनों सेम ग्रुप में से आते हैं, इसलिए इनवैलिड है। फ्रेंच और तमिल दोनों लैंग्वेजेस सेम ग्रुप में से आती हैं, इसलिए इनवैलिड है। लैंग्वेज 1 और 2, सब्जेक्ट 1 और 2 फ्रेंच और तमिल नहीं ले सकते, इंग्लिश और हिंदी में से ही कोई लेना पड़ेगा।
या फिर एट द मैक्स सब्जेक्ट 2 में आप लैंग्वेज कोई भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट 1 तो कंपलसरी है, इंग्लिश और हिंदी में से ही। अब इसके बाद स्कीम ऑफ स्टडीज +1 की है, इसको भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सब्जेक्ट 1 जो है वो हिंदी या इंग्लिश में से होना चाहिए। सब्जेक्ट 2 कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ग्रुप एल में से, नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1, या फिर एनी इलेक्टिव फ्रॉम ग्रुप ए, एकेडमिक इलेक्टिव में से कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट 3 एनी इलेक्टिव अदर देन आइदर फ्रॉम ग्रुप ए और ग्रुप एस, आप एकेडमिक भी ले सकते हो और स्किल भी ले सकते हो, थर्ड वाला। सेम फोर्थ और फिफ्थ भी कोई भी, फोर्थ वाला भी कोई भी हो सकता है, एकेडमिक या फिर स्किल। सब्जेक्ट फिफ्थ जो है वो सिर्फ इलेक्टिव होगा, फिफ्थ नंबर पे आप स्किल वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते। सब्जेक्ट 6 जो होगा वो एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप एल और ए। 7 to 9 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड जनरल स्टडीज, ये 2 सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे ले सकते हो। बाकी लगभग सेम ही है रूल्स वगैरह, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सब्जेक्ट्स लिस्ट है, लैंग्वेज ग्रुप आप देख सकते हैं। ये ग्रुप ए है एकेडमिक इलेक्टिव्स का, देख लीजिए आप पॉज करके। स्किल सब्जेक्ट्स का ग्रुप एस, इसको भी आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। एनेक्स्चर आई, वैलिड कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं +1 के लिए, इन्हें भी आप देख सकते हैं। इनवैलिड कॉम्बिनेशंस फिर से वैसे ही, जहाँ पे सेम ग्रुप में से आप ले लेते हैं तो इनवैलिड हो जाते हैं। आईपी कंप्यूटर्स, पेंटिंग ग्राफिक्स, संस्कृत पंजाबी हिंदी दोनों ही, कोर और इलेक्टिव, या फिर मार्केटिंग को आपने अगर सब्जेक्ट 2 में ले लिया, ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस इनवैलिड होंगे। राइट। एनेक्सर जे, सबमिशन ऑफ अपार आईडी, इसका मैंने पहले आपको बता दिया है। 27 अगस्त को सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया था उसका रेफरेंस इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। 10th और 12th के लिए अपार आईडी का इन्होंने सजेशन दे दिया था क्या करना है। इसलिए 9th और +1 में भी इट इज डिजायर्ड दैट व्हेन द स्टूडेंट्स विल फिल registration, students are having their अपार आईडीज, डिजायर्ड है। स्कूल को ये एक्शन लेने के लिए बोला है कि फॉर दिस सेशन ओनली, अगर पेरेंट्स कंसेंट नहीं दे रहे और अपार आईडी क्रिएट नहीं हुआ तो सेम 10th वाला ही यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई करके रिफ्यूज लिख सकते हैं एलओसी में। और अगर अपार आईडी जनरेट नहीं हो रहा तो उसका नो जन लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 9th क्लास के लिए भी जो 10th और +1 वाला, 10th और 12th वाला सर्कुलर था अपार आईडी का, उसके हिसाब से 9th और +1 में भी अपार आईडी कंपलसरी नहीं रहेगी। जिनकी अपार आईडी बन चुकी है उनकी अपार आईडी ही फिल की जाएगी, और जिनके पेरेंट्स ने कंसेंट नहीं दिया है उनका रिफ्यूज्ड फिल कर सकता है स्कूल, और जिनका जनरेट नहीं हो रही आईडी उनका नो जेन फिल कर सकता है स्कूल। तो फाइनली एंड में एक खुशखबरी है। आई होप एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी फॉर विद दिस। नेक्स्ट ईयर से इन्होंने बोल दिया कि ये कंपलसरी रहेगी। आधार अगर करेक्ट नहीं है, सेम बी गॉट करेक्टेड बाय टेकिंग appropriate action so that during LOC submission APAR ID of the student is available। अगले सेशन से हमें इंश्योर करना है कि आधार करेक्ट हो, उसके हिसाब से अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है।
सो फाइन, दिस वाज द एंड ऑफ द सर्कुलर। अब मैं भी स्क्रीनिंग स्टॉप कर देता हूँ। आई होप ये सर्कुलर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल रसी गुप्ता को, प्रिंसिपल रसी गुप्ता को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कभी सीबीएसई से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।